वेलकम बैक एवरीवन। वेलकम टू सिविल सर्विसेज स्टडी प्रैक्टिस सेट नंबर 554 पर आ जाइए। यूपीपीसीएस के लिए फोकस करेंगे इसमें हम पॉलिटी के प्रश्नों पर। चलिए स्टार्ट करते हैं। प्लेलिस्ट बना रखी है इस टेस्ट सीरीज़ की, वहाँ पर आप टेस्ट नंबर 1 से लेकर 454 तक पहुँच सकते हो। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक है। यूपीएससी सिविल सर्विसेज के टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाइएगा, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है। तो क्वेश्चन नंबर 1 पर आ जाइए। निम्नलिखित समितियों में से कौन सी समिति 3 स्तरीय पंचायती राज्य प्रणाली की सिफारिश करने के लिए जानी जाती है? कौन सी है? पढ़ा होगा आपने अगर जीएस पढ़ते होगे तो। GV राव, अशोक मेहता समिति, बलवंत राय मेहता समिति, सरकरिया समिति। पंचायतों को 3 स्तर में बांटने की सिफारिश किसने की थी? बलवंत राय मेहता समिति। ठीक है, इसको BR मेहता भी लिखा जा सकता है, तो कंफ्यूज मत हो जाना, एक बार पूछा गया था। तो 3 स्तरीय पंचायती राज्य प्रणाली की सिफारिश करने के लिए जो है बलवंत राय मेहता समिति जानी जाती है, जिसमें जिला स्तर पर जिला परिषद, ब्लॉक, तहसील या तालुके पर पंचायत समिति और ग्राम स्तर पर ग्राम पंचायत शामिल है। भारतीय संविधान में संशोधन का प्रस्ताव किस देश के संविधान से लिया गया है? बताइए। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट कहाँ से लिया गया है? किस देश के संविधान से लिया गया है? दक्षिण अफ्रीका। भारत का संविधान उधार वस्तुओं से भरा थैला है। ठीक है, बहुत सारी चीज़ें हैं उसमें। भारत सरकार अधिनियम 1935 की और दूसरे देशों से ग्रहण किया, जैसे कि प्रस्तावना, राज्य के नीति निषेधक सिद्धांत, ठीक है, और राज्य के नीति निषेधक सिद्धांत हो गए, मौलिक अधिकार हो गए, ठीक है, और भी बहुत सारी चीज़ें, संशोधन हो गया, और संघ सूची, राज्य सूची, संवर्ती सूची हो गई, ठीक है, आपातकालीन उपबंध हो गए। तो देखिए, किसी संशोधन के प्रस्ताव की शुरुआत संसद में होती है। ठीक है, पार्लियामेंट ही तो करती है सब कुछ, जहां बिल के रूप में उसको पेश किया जाता है। इसके बाद इसे संसद के प्रत्येक सदन के द्वारा अनुमोदित किया जाता है। प्रत्येक सदन मतलब लोकसभा और राज्यसभा के द्वारा। अब इसमें 2-3 स्थितियां बनती हैं, जैसे कि जो भी उपस्थित सांसद हैं उसमें वो 2/3 बहुमत से और मतदान करेंगे। ठीक है, कुछ ऐसे बिल होंगे जिसमें सभी सदस्य का मतदान, जैसे उपस्थित और अनुपस्थित, ठीक है, साधारण बहुमत हो गया। ठीक है, एक होता है कि विशिष्ट संशोधन, उसमें कम से कम आधे राज्यों की राज्य विधायिकाओं की जो है अनुमति लेनी होती है। और एक बार जब ये सारी प्रक्रियाएं पूरी कर ली जाती हैं, उसके बाद जो बिल है वो जाता है भारत के राष्ट्रपति के पास। भारत के राष्ट्रपति की स्वीकृति आवश्यक होती है, तभी वो जो है एक्ट बनता है, बिल बनता है। परंतु यह अंतिम व्यवस्था केवल एक औपचारिक होती है। राष्ट्रपति अधिकतर जो है अनुमति दे ही देते हैं कि जो राज्यसभा ने पास किया, फिर लोकसभा ने पास किया, तो हम भी जो है मोहर लगा देते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 पर आ जाइए। राज्यसभा के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा स्टेटमेंट गलत है? राज्यसभा में 12 सदस्य प्रधानमंत्री द्वारा मनोनीत किए जाते हैं। राज्यसभा के 1/3 सदस्य प्रत्येक 2 वर्षों में सेवानिवृत्त होते हैं। राज्यसभा भंग नहीं हो सकती और राज्यसभा का सभापति उपराष्ट्रपति होता है। बिल्कुल, राज्यसभा का सभापति उपराष्ट्रपति होता है, भंग तो हो नहीं सकती है, लेकिन इसके सदस्य जो है 1/3 सदस्य प्रत्येक 2 वर्षों में जो है सेवानिवृत्त होते हैं। राज्यसभा में 12 सदस्यों को राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत किया जाता है, पहले ही गलत है। तो राज्यसभा में 245 सदस्य होते हैं, 233 चुने जाते हैं और 12 सदस्य जो है राष्ट्रपति के द्वारा मनोनीत किए जाते हैं, प्रधानमंत्री के द्वारा नहीं। नंबर 4 पर आ जाइए। भारत की संसद में कौन कौन होता है? यह प्रश्न यूपीपीसीएस में जो है 2017 से पहले जो है 2-3 बार पूछा गया। तो संसद कैसे बनती है, पार्लियामेंट कैसे बनती है? लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति से मिलकर। ठीक है, डी है इसका आंसर। तो भारतीय संसद पार्लियामेंट जो है लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति से मिलकर बनती है। और कोई बिल पहले यहाँ आएगा फिर यहाँ जाएगा, या पहले यहाँ आएगा फिर यहाँ जाएगा, फिर दोनों सहमति देंगे, उसके बाद यहाँ आएगा, फिर वो एक्ट बन जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5 पर आ जाइए। शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 में गरीबों को 25% मुफ्त सीटों का आदेश दिया गया, जिसमें भारत के निम्नलिखित स्कूल हैं। केवल सरकारी, केवल प्राइवेट, सरकारी प्राइवेट दोनों, या सरकारी स्कूल, अनुमोदित प्राइवेट स्कूल, बिना अनुमोदित प्राइवेट स्कूल। देखिए, इसमें सरकारी स्कूल, अनुमोदित प्राइवेट स्कूल और बिना अनुमोदित प्राइवेट स्कूल शामिल है।
यानी डी हो जाएगा इसका आंसर। सरकारी स्कूल, अनुमोदित प्राइवेट स्कूल, बिना अनुमोदित प्राइवेट स्कूल। प्रश्न क्रमांक संख्या 6 पर आ जाइए। निम्नलिखित कथनों पर ध्यान देना है आपको। क्या है? भारत का मुख्य न्यायाधीश और सुप्रीम कोर्ट के अन्य न्यायाधीश। भारत का मुख्य न्यायाधीश और सुप्रीम कोर्ट के अन्य न्यायाधीश, यानी देखा जाए तो सुप्रीम कोर्ट का चीफ जस्टिस और सुप्रीम कोर्ट के अन्य न्यायाधीश। आपको बताना है कि राष्ट्रपति उपरोक्त में से किसकी नियुक्ति के लिए सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों से परामर्श लेता है। मतलब सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीशों से परामर्श लेता है। केवल एक, केवल दो, दोनों के दोनों, या इनमें से कोई नहीं। देखिए इसको ध्यान से पढ़िए, मिलती जुलती नहीं दिख रही चीज़ें। पहले में लिखा है कि भारत का मुख्य न्यायाधीश, देखा जाए तो एक तरह से सुप्रीम कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश, और सुप्रीम कोर्ट के अन्य जज लिखे हैं नीचे, ठीक है। और राष्ट्रपति उपरोक्त में से किसकी नियुक्ति के लिए सुप्रीम कोर्ट के ही जजों से परामर्श लेता है। तो देखिए जब राष्ट्रपति भारत के सुप्रीम कोर्ट के अन्य जजों की नियुक्ति करते हैं, अन्य न्यायाधीशों की नियुक्ति करते हैं, तो वो उसी के जो है मेन जज जो होता है चीफ जस्टिस, उससे परामर्श लेते हैं, ठीक है। जब वो इसकी नियुक्ति करते हैं तो वो इनसे परामर्श लेते हैं। तो दोनों से तो परामर्श लिया जा रहा है राष्ट्रपति को, ठीक है। इसकी नियुक्ति कर रहे हैं तो इससे ले रहे हैं, इसकी करना है तो इससे ले रहे हैं, तो दोनों के दोनों हो जाएगा, सी हो जाएगा इसका आंसर। तो देखिए अनुच्छेद 124(2) के अनुसार मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति करते समय राष्ट्रपति अपनी इच्छा अनुसार सर्वोच्च न्यायालय के अन्य न्यायाधीशों की सलाह लेगा, और वही, ठीक है, वहीं अन्य जजों की नियुक्ति के समय उसे अनिवार्य रूप से मुख्य न्यायाधीश की सलाह जो है मानना अनिवार्य होगा। तो एक दूसरे की सलाह तो ले रहे हैं, ठीक हो गया, क्लियर। क्वेश्चन नंबर 7 पर आ जाइए। 1986 में नागरिकता अधिनियम के विभिन्न संशोधनों में निम्नलिखित परिणाम दिए गए हैं। दोहरी नागरिकता, 18 साल की उम्र में ही मतदान, श्रीलंका बांग्लादेश के शरणार्थियों को नागरिकता। इनमें से कौन से सत्य हैं? 1 और 3, 2 और 3, केवल 3, या इनमें से कोई नहीं। देखिए सवाल अगर बाउंसर मर रहा हो तो एलिमिनेट करिए। 1986 में नागरिकता अधिनियम के विभिन्न संशोधनों में निम्नलिखित परिणाम दिए गए हैं। दोहरी नागरिकता तो है ही नहीं ना संविधान में, ना कभी है ना होगी जहाँ तक है। इसको तो हटा दीजिए। इकहरी नागरिकता है ना, तो एक को एलिमिनेट कर दीजिए नीचे, जहाँ जहाँ एक है वो नहीं होगा, एक कट जाएगा, ठीक है। अगला क्या? 18 साल की उम्र में ही मतदान। तो इसके लिए तो एक अमेंडमेंट आया था ना बाद में, इसका संबंध इससे थोड़ी है 1986 के नागरिकता अधिनियम से। 61वां संविधान संशोधन अधिनियम याद आया कुछ? 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दी गई, तो दोनों को हटाओ, ठीक है। श्रीलंका बांग्लादेश के शरणार्थियों को नागरिकता, यही है, केवल 3 हो जाएगा इसका आंसर, ऑप्शन नंबर सी। तो देखिए भारत के संविधान ने पूरे देश के लिए एक नागरिकता प्रदान की है, तो दोहरी तो है ही नहीं, ठीक है। OCI और PIO जैसी अवधारणाओं के बावजूद, जिन्हें अब विलय कर दिया गया है, भारत में कोई दोहरी नागरिकता नहीं है, ठीक है। जो लोग इन श्रेणियों में हैं वे मतदान अधिकार का प्रयोग नहीं कर सकते, और मतदान का अधिकार एक संवैधानिक अधिकार है, याद रखना। और आपको याद हो कि 61वां संविधान संशोधन द्वारा मताधिकार की आयु 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष की गई थी। क्वेश्चन नंबर 8, ये है प्रश्न थोड़ा दिमाग वाला हल्का सा। निम्नलिखित पर ध्यान दीजिए। लोकसभा, राज्यसभा और विधानसभा का अध्यक्ष, विधानसभा सदस्य सॉरी, या विधानसभा के सदस्य, राज्यसभा का सभापति, इनमें से किसके मतों से चुना जाता है? देखिए अगर राज्यसभा का सभापति पढ़कर अगर आप निकल गए आगे और हल्का सा ध्यान नहीं दिया, राज्यसभा का सभापति पहले होता कौन है? उपराष्ट्रपति होता है। कौन होता है? उपराष्ट्रपति। और राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति की तो नियुक्ति होती है ना, ठीक है। उपराष्ट्रपति की नियुक्ति में कौन कौन भाग लेता है? लोकसभा और राज्यसभा के सभी सदस्य भाग लेते हैं, मनोनीत भी और निर्वाचित भी। और राष्ट्रपति में केवल निर्वाचित, मनोनीत नहीं। अब इसका उत्तर निकल गया, केवल 1 और 2 ही हो जाएगा, फिर तो लोकसभा राज्यसभा हो जाएगा। अगर यहाँ उपसभापति होता तब केवल आंसर राज्यसभा होता। तो A और B है क्या किसी में? 1 और 2 मतलब B है इसका आंसर। तो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 89(1) के अनुसार राज्यसभा का सभापति उपराष्ट्रपति होता है। अब तो उपराष्ट्रपति का चुनाव होता है, ठीक है। लोकसभा और राज्यसभा के सदस्यों द्वारा जो है अनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली द्वारा चुना जाएगा भारत का उपराष्ट्रपति, यानी लोकसभा का सभापति और राज्यसभा का सभापति। अगर राज्यसभा के उपसभापति की बात हो तो केवल राज्यसभा सदस्यों द्वारा चुना जाता है वो, और लोकसभा अध्यक्ष केवल लोकसभा के सदस्यों द्वारा, लोकसभा उपाध्यक्ष केवल लोकसभा के सदस्यों द्वारा।
क्वेश्चन नंबर 9, मतदान निगरानी प्रणाली पहली बार किस राज्य में लागू की गई? मतदान निगरानी प्रणाली पहली बार लागू की गई थी नॉर्थ ईस्ट के किसी राज्य में नहीं, फिर किसमें? गोवा में। तो मतदान निगरानी प्रणाली पहली बार गोवा में लागू की गई। इस प्रणाली के तहत मतदाताओं को फिंगरप्रिंट कंप्यूटर पर लगाए गए वेब कैमरों के द्वारा अपनी तस्वीरों के साथ उंगली प्रिंट रीडिंग मशीनों द्वारा जो है रिकॉर्ड किया गया, जैसे बायोमेट्रिक जैसी। क्वेश्चन नंबर 10 पर आ जाइए। आमतौर पर चुनाव आयोग के नियमानुसार जो पोलिंग बूथ होता है ना, वो मतदाता के घर से अधिकतम कितनी दूरी पर हो सकता है या होना चाहिए? बताइए। 1 किलोमीटर, 2 किलोमीटर, 3 किलोमीटर, 4 किलोमीटर, 2 किलोमीटर। तो रिटर्निंग ऑफिसर के हैंडबुक के अध्याय 2 के पैरा 3 के अनुसार मतदान केंद्रों को इस तरह से स्थापित किया जाना चाहिए कि आमतौर पर उनके मतदान केंद्र तक पहुंचने के लिए 2 किलोमीटर से अधिक यात्रा के लिए किसी मतदाता को आवश्यकता नहीं हो। ठीक है, तो मतदाता घर से कितने किलोमीटर? 2 किलोमीटर। इस प्रश्न का उत्तर दीजिए। तो एक ईवीएम में अधिकतम कितने वोट पड़ सकते हैं, कितने मत पड़ सकते हैं? ईवीएम मतलब इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन। 6,500 से कम, 5,000 से भी कम है, 2,840 से अधिक है, मतलब 3,840, ऑप्शन नंबर ए। तो एक इलेक्ट्रॉनिक मशीन में अधिकतम 3,840 वोट पड़ सकते हैं। आमतौर पर एक बूथ पर जो है मतों की संख्या जो है 1,500 से अधिक नहीं होती, इसलिए ईवीएम की क्षमता जो है अधिक होती है, तो ईवीएम का उपयोग किया गया। काउंटिंग में भी जो है आसानी होती है। क्वेश्चन नंबर 12 पर आ जाइए। भारत के दूरसंचार और नियामक प्राधिकरण की स्थापना कब हुई थी? भारत के दूरसंचार और नियामक प्राधिकरण की स्थापना कब हुई थी? 1997 में। कैसे हुई थी? संसद ने की थी कानून बनाकर। तो भारत के दूरसंचार और नियामक प्राधिकरण की स्थापना हुई थी 1997 में, 1997 में पार्लियामेंट ने की थी लॉ बनाकर। क्वेश्चन नंबर 13 पर आ जाइए। भारत के वित्त मंत्रालय के परिसर को डैश भी कहा जाता है? पूर्वी ब्लॉक, पश्चिमी ब्लॉक, उत्तरी ब्लॉक या दक्षिणी ब्लॉक? भारत के वित्त मंत्रालय के परिसर को नॉर्थ ब्लॉक, ठीक है, यानी उत्तरी ब्लॉक भी कहा जाता है। तो उत्तरी ब्लॉक यानी वित्त मंत्रालय भारत सरकार का एक महत्वपूर्ण मंत्रालय है। यह कराधान, वित्तीय कानून, वित्तीय संस्थानों, पूंजी बाजार, केंद्र और राज्यों को वित्त और केंद्रीय बजट से जुड़े मामलों को देखता है। और भारतीय वित्त आयोग का भी तो प्रावधान है ना 280 में। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 14 पर आ जाइए। अफस्पा पहली बार कहाँ लगाया गया था? अफस्पा पहली बार लगाया गया था एक पूर्वोत्तर राज्य में, नॉर्थ ईस्ट राज्य में लगाया गया था। तो पंजाब, जम्मू कश्मीर को हटा दीजिए, और वो है एक साथ दो में लगाया गया था। मणिपुर में लगाया गया था और असम में लगाया गया था। फिर कुछ संशोधन करके जो है पूरे सातों के सातों 7 सिस्टर में पूरे पूर्वोत्तर राज्य में लगा दिया गया। लेकिन यहाँ उत्तर मणिपुर होगा, ऑप्शन नंबर ए। पहले ही बार पूछा है ना वो। तो देखिए, अफस्पा यानी सशस्त्र बल विशेषाधिकार अधिनियम 1958 में एक अध्यादेश के माध्यम से लाया गया और 3 महीने के भीतर इसे कानून का जामा पहना दिया गया। 1958 में इसके बाद 1958 और इसके बाद जो है पूर्वोत्तर भारत में संविधान लागू होने के बाद से ही जो है पूर्वोत्तर राज्यों में बढ़ रहे अलगाववाद, हिंसा और विदेशी आक्रमण से प्रतिरक्षा के लिए मणिपुर और असम में पहली बार 1958 में अफस्पा लागू किया गया था। और फिर कुछ समय के बाद यानी 1972 में कुछ संशोधन के बाद इसको असम, मणिपुर के अलावा त्रिपुरा, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम और नागालैंड सहित समस्त पूर्वोत्तर राज्यों में जो है लागू कर दिया गया। और इन राज्यों के समूह को 7 सिस्टर के नाम से जाना जाता है, आपको पता हो तो। देखिए, त्रिपुरा में उग्रवादी हिंसा के चलते 16 फरवरी 1997 को जो है अफस्पा लागू किया गया था, और जिसे स्थिति सुधरने पर 18 साल के बाद मई 2015 में हटा दिया गया। क्वेश्चन नंबर 15 पर आ जाइए। अंतिम प्रश्न है, संविधान की 8वीं अनुसूची में कितनी भाषाएं हैं? ये 8वीं अनुसूची से मोस्ट इम्पोर्टेंट है कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए, और बहुत सारे प्रश्न इससे बने हैं, आगे भी बनाए जाएंगे। ठीक है, तो
कितनी हैं? 22 भाषाएं हैं। मूल संविधान में कितनी थी? मतलब संविधान जब बना था तो 14 भाषाएं थी। ठीक है। इसके बाद 3 संविधान संशोधन हुए, वो आपको याद रखना मोस्ट इम्पोर्टेंट है। एक हुआ था 21वां, एक हुआ था 71वां, और तीसरा है 92वां संविधान संशोधन। इससे सिंधी भाषा जोड़ी गई, इससे 3 भाषाएं जोड़ी गई, मणिपुरी, कोंकणी, नेपाली, और इससे 4 जोड़ी गई, बोडो, डोगरी, संथाली, मैथिली। तो 14 में जब 4, 3, 7 और एक 8 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा? 22। तो भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में निम्नलिखित 22 भाषाएं हैं। पढ़ लें क्या एक बार? असमिया है, उड़िया है, उर्दू है, कन्नड़ है, कश्मीरी है, कोंकणी, गुजराती, डोगरी, तमिल, तेलुगु, नेपाली, पंजाबी, बंगला, बोडो, मणिपुरी, मराठी, मलयालम, मैथिली, संथाली, संस्कृत, सिंधी, हिंदी। ठीक है। अब देखते हैं मूल संविधान में कितनी थी। तो मूल संविधान में जैसा कि अभी बताया मैंने, 8वीं अनुसूची में 14 भाषाओं को स्थान दिया गया था, परंतु अन्य 8 भाषाओं को जो है बाद में इस सूची में जोड़ा गया। तो सबसे पहले जोड़ी गई सिंधी भाषा। कब जोड़ी गई? एक 21वां संविधान संशोधन करना पड़ा इसके लिए 1967 में। फिर जोड़ी गई कोंकणी, मणिपुरी और नेपाली 1972 में। 71वां संविधान संशोधन करना पड़ा। उसके बाद 4 और जोड़ी गई, बोडो, डोगरी, मैथिली, संथाली 1903 में। 92वां संविधान संशोधन करना पड़ा। यह भी प्रश्न पूछा जा सकता है कि 21वां, 71वां और 92वां संविधान संशोधन निम्नलिखित में से किससे है? तो आप बताएंगे 8वीं अनुसूची से है या भाषाओं से संबंधित है, भारतीय भाषाओं को मान्यता देने से संबंधित है। और मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इनको एग्जैक्ट डेट के साथ याद रखना। 2003 में हुआ था 92वां संविधान संशोधन, 71वां संविधान संशोधन 1992 में, और 21वां संविधान संशोधन 1967 में। ठीक है। इनको भी बार बार लिख लिख कर देख लीजिए, पढ़ लीजिए, ट्रिक बना दीजिए, रट लीजिए। ठीक है। 92 में बोडो, डोगरी, संथाली, मैथिली, और 71 में मणिपुरी, कोंकणी, नेपाली, और 1967 में, 21वें में यानी सिंधी। सिंधी की जगह हिंदी भी लिखा हो सकता है, लेकिन सिंधी याद रखना, हिंदी तो मूल संविधान में ही है। चलिए, तो ये 15 प्रश्न थे पॉलिटी से, इनकी प्रैक्टिस एक बार कर लीजिएगा। और इस तरह के प्रश्न अगर आते हैं तो एग्ज़ाम में कभी गलत मत करना है, क्योंकि ये कम से कम 20 बार सवाल बनाया गया है इन पे। धन्यवाद।